नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हिंसा, 8 की मौत, सैकड़ों घायल। घाटी में 12 अप्रैल तक इंटरनेट पर पाबंदी। तमिलनाडु के आर के नगर सीट पर उपचुनाव रद्द। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के बाद फैसला, भारी तादाद में बटे नोट। जांच एजेंसियों ने नोटबंदी के बाद 10 जनवरी तक 5,400 करोड़ अघोषित आय का लगाया पता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। काले धन को गैर कानूनी तरीकों से ठिकाने लगाने की हुई कोशिश। मिस्र में लगा 3 महीने का आपातकाल। 2 बम धमाकों में 45 से ज्यादा की मौत। आईएस ने ली हमलों की जिम्मेदारी। और महिला हॉकी विश्व लीग राउंड 2 के फाइनल में भारतीय टीम। फाइनल में चिली से मुकाबला। सेमीफाइनल में बेलारूस को 4-0 से दी मात। श्रीनगर में कल हुए उपचुनाव के दौरान उम्मीद के मुताबिक वोटिंग नहीं हुई। श्रीनगर लोकसभा सीट पर हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के चलते 10% मतदाता ही पोलिंग बूथों पर पहुंचे। झड़पों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल हुए हैं। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताया। चुनाव आयोग समीक्षा के बाद आगे के कदम पर विचार करेगा। रविवार को श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हुआ मतदान हिंसा के साथ खत्म हुआ। सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 1500 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए थे, जिनमें 50 से ज्यादा बूथों पर हिंसा हुई। संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल जिले में भीड़ ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। कई जगहों पर आगजनी की घटना भी हुई। पथराव और हिंसा के चलते कई बूथों पर मतदान पूरा भी नहीं हो सका। विपक्ष ने इसे केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग की नाकामी करार दिया। It is the responsibility of the Election Commission and the government to ensure that we have a conducive atmosphere to campaign and the voter has a conducive atmosphere to decide whether he or she wants to cast their vote or not. Unfortunately, the state government, central government and the Election Commission, and they have failed the nation as a whole in their inability to give people here a conducive atmosphere for voting. 12 लाख से ज्यादा आबादी वाली इस सीट पर 1 लाख मतदाताओं ने भी अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। श्रीनगर लोकसभा सीट पर महज 7.14% मतदान हुआ, जो बीते 3 दशक में राज्य का सबसे कम मतदान है। The team comprising the election observer, the returning officer and the presiding officer will examine each and every presiding officer diary and then will take a final call as to what has to be done in those cases where elections could not be concluded. पीडीपी के सांसद तारिक हामिद कर्रा के इस्तीफा देने की वजह से श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया। तारिक ने सरकार पर जन विरोधी नीतियों पर चलने का आरोप लगाया था। उन्होंने विरोध में पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। अभी 12 अप्रैल को राज्य में अनंतनाग लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना बाकी है। उसके बाद निर्वाचन आयोग 13 अप्रैल को नतीजों का ऐलान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शांतिपूर्ण मतदान हुआ। 47% लोगों ने यहां वोट डाले। वीवीपैट मशीनों में हुई तकनीकी दिक्कतों के चलते आयोग को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले हुए उपचुनाव के नतीजे 13 अप्रैल को सामने आएंगे। पश्चिमी दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत रविवार को वोट डाले गए। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलने वाले मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इलाके में कानून व्यवस्था, पार्किंग, सफाई और अतिक्रमण जैसे बुनियादी मुद्दे जनता के बीच अहम रहे। चुनाव में महिलाओं की सेफ्टी होनी चाहिए, एक साफ सफाई होनी चाहिए। राजौरी गार्डन में मार्केट में इतनी गंदगी है, कुछ कहने की बात नहीं। सारी जगह जगह उन्होंने स्टॉल लगाए हुए दुकानदारों ने अपने, उससे इतनी परेशानी होती है हमें चलने में। हम पैदल चल ही नहीं सकते। लोगों के काम हो, जो लोग चाहें, सफाई वगैरह, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और अच्छी दिल्ली बनाई जाए। आम आदमी पार्टी विधायक जनरैल सिंह ने पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए राजौरी गार्डन सीट से इस्तीफा दिया था, जिसके चलते यहां उपचुनाव कराया गया।
इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कुल 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे, जिसका फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन 2.25 साल में जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के साथ ज्यादती की है, आज लोगों के मन में गुस्सा है। लोग ये समझ रहे हैं कि जब तो केजरीवाल जी को 15,000 रुपए की थाली खानी है, तब तो मोदी जी उनको रोक नहीं पाते। लोगों ने समझा है कि कांग्रेस ही काम कर पाएगी और कांग्रेस का, और उम्मीद करते हैं कि इस बार लोगों का जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उसके बिना पर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इस बार कांग्रेस का विधानसभा में खाता खुलेगा। कुल 1,67,985 मतदाता वाली इस सीट के लिए 166 बूथों पर वोट डाले गए। एक वक्त कांग्रेस का गढ़ रही राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2013 के चुनाव में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई, जबकि 2015 में आम आदमी पार्टी ने इसे अपने पाले में कर लिया। चुनाव नतीजे 13 अप्रैल को सामने आएंगे। दिल्ली की इस एक विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। इसे आम आदमी पार्टी के 2 साल के कामकाज की जहां समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत दर्ज करके वापसी की कोशिश में नजर आ रहे हैं। इसे दिल्ली एमसीडी के होने वाले चुनाव के लिए एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। सहयोगी प्रणव गोस्वामी और कैमरन जितेंद्र के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। श्रीनगर और दिल्ली समेत देश के 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर रविवार को मतदान संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर में 60 और उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 65% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। अटेर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़पें हुई। हिमाचल प्रदेश की भोरंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 63% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजस्थान की धौलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हुए मतदान में 80% मतदान दर्ज किया गया। वहीं असम विधानसभा के धेमाजी निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। यहां करीब 66% वोटिंग हुई। दक्षिण कर्नाटक में 2 विधानसभा सीटों गुंडलुपेट में जहां 78% मतदान हुआ, वहीं नंजनगुड सीट पर 76% रिकॉर्ड वोट डाले गए, जबकि पश्चिम बंगाल के कांथी दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में 80% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। यहां 70% से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। और इस बीच तमिलनाडु के आरके नगर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को होने वाला उपचुनाव रद्द कर दिया गया है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव को रद्द किया है। तमिलनाडु के चुनाव अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिसूचना को रद्द करने का फैसला किया। इससे पहले आयकर विभाग ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर की राज्य भर में फैली संपत्तियों और दफ्तरों की तलाशी ली थी। जांच के दौरान सी विजय भास्कर के एक सहयोगी के परिसर से 89 करोड़ रुपए मिले थे। ये रुपए उपचुनाव में आरके नगर विधानसभा में बांटने के लिए रखे गए थे। 5 दिसंबर को जे जयललिता की मौत के बाद खाली हुई आरके नगर सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों से डिजिटल भुगतान व्यवस्था अपनाने की अपील की है। रविवार को लकी ग्राहक योजना और डिजी धन योजना के मेगा ड्रॉ कार्यक्रम में उन्होंने डिजिटल भुगतान को अच्छी शुरुआत बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे देश में नकदी रहित खरीद बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसे नए युग की शुरुआत बताते हुए कहा कि भारत डिजिटल क्रांति में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने उपभोक्ता और कारोबारी क्षेत्र के लिए 6 लकी ड्रॉ निकाले। जनता के लिए लकी ग्राहक योजना के तहत 3 ड्रॉ निकाले गए, जिनमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपए का है। ये इनाम सेंट्रल बैंक के एक ग्राहक को मिला है, जिन्होंने 1590 रुपए का डिजिटल भुगतान किया था। The initiative of the government, and particularly under the dynamic leadership of Prime Minister, is a good beginning, and we need to sustain and nurture these with active participation from all segments of the society. बीजेपी ने आज दिल्ली में एनडीए की महाबैठक बुलाई है। इस बैठक में एनडीए के 32 दल इकट्ठा होंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद इस बैठक के लिए सभी सहयोगी दलों को न्योता भेजा था। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के साथ रिश्तों में चल रहे उतार चढ़ाव के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए की इस बैठक में गठबंधन के भविष्य को लेकर साझा रणनीति पर चर्चा होगी। बीते लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के शीर्ष नेताओं की दूसरी बैठक है। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे।
आज शाम होने वाली इस बैठक के बाद सभी नेताओं के रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कल भारत के वीर जवान वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। अक्षय कुमार के सुझाव पर बनी इस वेबसाइट का मकसद शहीद जवानों के परिजनों की आर्थिक सहायता करना है। गृह मंत्रालय की तरफ से तैयार की गई ऐप के जरिए अब आसानी से जवानों को ऑनलाइन आर्थिक मदद पहुंचाई जा सकेगी। देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के परिजनों को ऑनलाइन मदद पहुंचाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए भारत के वीर नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अभिनेता अक्षय कुमार ने रविवार को इसका उद्घाटन किया। इस वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के उद्घाटन के साथ ही शहीदों के परिजनों को आसानी से ऑनलाइन आर्थिक मदद पहुंचाई जा सकेगी। हर जवान अधिकारी अपने जीवन का हर क्षण वह शौर्य और पराक्रम की परीक्षा देता है और हम उन लोगों का स्मरण करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार के सुझाव पर ये वेबसाइट और ऐप तैयार किया है। अक्षय कुमार ने सरकार को सलाह दी थी कि सीमा और आंतरिक सुरक्षा में तैनाती के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बल के जवानों का ऑनलाइन ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति शहीद जवान के परिवार को मदद मुहैया करा सके। अभिनेता अक्षय कुमार ने इस पोर्टल को शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि बताया। पीपल इन यूनिफॉर्म उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके गम में जुड़ना चाहता है। तो ये मैंने कुछ सोचा, एक छोटा सा ड्रीम था, लेकिन ये ड्रीम को सच करने में हमारी सरकार, होम मिनिस्टर साहब राजीव मेहरिषि जी, इन्होंने बहुत साथ दिया। इस वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर शहीद जवानों की सूची और उनके परिजनों से संपर्क कायम करने की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी। इसमें शहीद के किसी एक परिजन का बैंक खाता नंबर भी शामिल होगा, जिससे कोई भी दानदाता बैंक खाते में सीधे राशि जमा करा सके। वेबसाइट पर शहीद हुए सैनिक की शहादत से जुड़े अभियान की जानकारी भी दर्ज होगी। किसी भी परिजन के बैंक खाते में सहायता राशि जमा कराने की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तय की गई है। ये सीमा पूरी होते ही संबद्ध शहीद के परिजनों की जानकारी वेबसाइट से खुद ब खुद हट जाएगी। अधिकारी के मुताबिक सैन्य अभियानों में गंभीर रूप से घायल हुए जवानों की भी वेबसाइट पर जानकारी मुहैया कराने की योजना है। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। रविंद्र शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के मकसद वाली अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक रविवार को दिल्ली में हुई। लगभग 12 साल के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में फिलहाल कोई ठोस बात सामने नहीं आई। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक के एजेंडे में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में राज्यपालों की भूमिका, कानून व्यवस्था और जल बंटवारे से लेकर वित्तीय प्रावधान के मामले थे। केंद्र और राज्य संबंधों पर एमएम पुंछी समिति की 2010 में पेश सिफारिशों पर मीटिंग पर भी चर्चा हुई। 2005 में गठित इस समिति ने राज्यपालों की भूमिका से लेकर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध पर 273 सिफारिशें दी हैं। इससे पहले 80 के दशक में सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी थी। बैठक में वित्त मंत्री समेत 6 केंद्रीय मंत्री और 7 राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। स्टेट टू स्टेट, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में जो पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशंस थे, उन्हीं रिकमेंडेशंस पर आज इस इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में चर्चा हुई है और बहुत सारे इशू सॉर्ट आउट हुए हैं। और मैं समझता हूँ आगे भी अभी 2 बार और सीटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद फिर फाइनली हम इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की
पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू हैं नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। जम्मू कश्मीर के केरन इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ये आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में थे। सेना ने इलाके को घेर रखा है। आसपास के इलाकों की भी तलाशी ली जा रही है। पाकिस्तान ने 2 अलग अलग घटनाओं में 42 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और इनकी 7 नौकाएं भी जब्त की हैं। मछुआरों को गुजरात तट के नजदीक से पकड़ा गया। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने कल 24 मछुआरों को गिरफ्तार किया, जबकि 18 को शनिवार रात पकड़ा गया। पाकिस्तान की ओर से इस महीने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी का ये पहला मामला है, जबकि पिछले महीने मार्च में 231 भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया था और उनकी 40 नौकाएं जब्त की थीं। सिर्फ 26 मार्च को ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने 100 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। भारतीय तट रक्षक बल ने भी पिछले महीने 9 पाकिस्तानी मछुआरों को हिरासत में लिया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 10 जनवरी तक 5,400 करोड़ के काले धन का पता लगाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दायर करके जानकारी दी है कि नवंबर में नोटबंदी लागू होने के बाद लाखों लोगों की इस अघोषित आय का पता चला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस दौरान लोगों ने काले धन को गैर कानूनी तरीकों से ठिकाने लगाने की कोशिश भी की। लोगों ने अपने पुराने नोटों के बदले बड़ी तादाद में सोना खरीदा। जांच एजेंसियों की ओर से छापेमारी और अवैध धन की बरामदगी का ब्यौरा देते हुए सरकार ने बताया कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच आयकर विभाग की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन क्लीन के जरिए इस अवधि में बैंकों में जमा कराई गई नकद राशि के आंकड़ों का डेटा एनालिसिस और ई वेरिफिकेशन कराया गया। वित्त मंत्रालय की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया कि पिछले साल 9 नवंबर से इस साल 10 जनवरी के बीच आयकर विभाग ने 1100 छापे मारे या सर्वे की कार्रवाई की। रविवार को असम सरकार ने जनसंख्या नीति का नया खाका पेश किया। इसके तहत जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें राज्य सरकार नौकरी नहीं देगी। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिसे भी इस शर्त के पूरे होने पर नौकरी मिलेगी उसे अपनी सेवा तक यथास्थिति बनाए रखनी होगी, यानी वो कर्मचारी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर निगम और परिषद चुनाव में भी उम्मीदवारों के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा राज्य की सभी कन्याओं को विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क देने का सुझाव है। साथ ही सरकारी नौकरी और स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। सरकार इस मसौदे पर जुलाई तक लोगों से राय लेगी और इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अपने हजारों अनुयायियों को संबोधित किया। दलाई लामा चीन की आपत्तियों के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। 336 साल पुराना तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है। 2009 के बाद दलाई लामा का ये 7वां अरुणाचल दौरा है। उनके दौरे के लिए तवांग में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री मैल्कॉम टर्नबुल 4 दिन के भारत दौरे पर रविवार को दिल्ली पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बायोफ्यूल, क्लीन कोल समेत नवीकरणीय ऊर्जा पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा सुरक्षा, पर्यावरण, खेल, तकनीक, विज्ञान और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भी MOU साइन किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आज आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। अपनी इस यात्रा के दौरान टर्नबुल मुंबई भी जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मिस्र में कल हुए 2 बम धमाकों में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। आंकड़ों के अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। IS ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। देश में ताजा हिंसा के बाद 3 महीने के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। मिस्र में ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर हुई ताज़ा हिंसा के बाद देश में 3 महीने का आपातकाल लगा दिया गया है। साथ ही देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। धमाके में 40 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने आपातकाल लगाने का ऐलान किया। في مجموعة إجراءات تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها على رأسها إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 شهور في الدولة المصرية.
राष्ट्रपति सीसी ने आतंकवाद के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी ऐलान किया। साथ ही 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने का ऐलान किया है। देश की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका दिए गए हैं। تم اتخاذ قرار النهارده بتشكيل المجلس الأعلى لمقاومة أو لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر. وده هيبقى على أعلى مستوى هيتم إصداره بقانون. هذا القانون मिस्र में ताज़ा हिंसा के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हिंसा के शिकार कई लोगों का अब भी अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। لأن احنا تفتشنا لما دخلنا فبيفتشوه لقوا فيه حاجة فمسكوه تم القبض عليه راح هو داس على الزرار فجر نفسه والأمين اتفجر والضابط اتفجر وأخذ بقى الناس المحيطين بالمنطقة ده اللي احنا شفناه وسمعناه। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पोप फ्रांसिस अगले महीने मिस्र की यात्रा करने वाले हैं। मिस्र में हुए इस आतंकी हमले की भारत समेत दुनिया भर ने निंदा की है। पोप फ्रांसिस ने भी इस हमले की निंदा की है। L'attentato di quello compiuto purtroppo oggi, questa mattina al Cairo, in una chiesa copta. Al mio caro fratello Sua Santità Papa Tawadros II, alla chiesa copta. मिस्र में रविवार को पहला धमाका राजधानी काहिरा से करीब 50 किलोमीटर दूर तांता शहर के सेंट जॉर्ज कॉप्टिक चर्च में हुआ। इस धमाके में 25 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया के सेंट मार्क्स चर्च में दूसरा बम धमाका हुआ। यहाँ 3 पुलिस अधिकारियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। ये हमला तब हुआ है जब लोग ईस्टर से पहले रविवार को एकजुट हुए थे। ये ईसाई कैलेंडर में पवित्र दिनों में से एक है। आईएस ने ईसाइयों को निशाना बनाकर चर्च पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी ली है। आईएस पहले भी मिस्र में ईसाइयों को निशाना बनाकर हमले करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल की दुनिया से अहम खबर है। महिला हॉकी विश्व लीग राउंड 2 के फाइनल में भारतीय महिला टीम पहुंच गई है। बेलारूस के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में 4-0 की शानदार जीत दर्ज करते हुए टीम ने ये कामयाबी हासिल की। अब भारतीय टीम का मुकाबला चिली से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में उरुग्वे को 2-1 से हराया था। सेमीफाइनल में जीत से भारत ने जून-जुलाई में होने वाले महिला हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल में भाग लेने के लिए स्थान भी पक्का कर लिया है, जो FIH महिला विश्व कप 2018 का एक क्वालिफायर होगा। और बात खास शख्सियत की। भारत के स्वाधीनता सेनानी और देश के 6ठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की आज पुण्यतिथि है। 1930 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरारजी को 3 बार जेल जाना पड़ा। 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के वो सदस्य बने। 1952 में मोरारजी देसाई को बंबई का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर मोरारजी को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। 23 मार्च 1977 को 81 साल की उम्र में मोरारजी देसाई ने भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला। मोरारजी इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। मशहूर शास्त्रीय संगीतकार किशोरी अमोनकर की आज जयंती है। कड़ी मेहनत से हुनर का सिक्का जमाने वाली किशोरी अमोनकर को उनके चाहने वाले ताई के नाम से भी जानते थे। 1931 में मुंबई में पैदा हुई किशोरी ताई ने अपनी मां और मशहूर गायिका मोगूबाई कोडिकर से संगीत की तालीम हासिल की। उन्होंने अपनी गायकी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमाया। किशोरी ताई को 1985 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला, तो 1987 में पद्म भूषण सम्मान, 1997 में उन्हें संगीत सामग्री सम्मान मिला और 2002 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 84 साल की उम्र में 3 अप्रैल 2017 को मुंबई में उनका निधन हुआ। और अब आखिर में हेडलाइंस।
श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हिंसा, 8 की मौत, सैकड़ों घायल। घाटी में 12 अप्रैल तक इंटरनेट पर पाबंदी। तमिलनाडु की आर के नगर सीट पर उपचुनाव रद्द, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के बाद फैसला। भारी तादाद में बटे नोट। जांच एजेंसियों ने नोटबंदी के बाद 10 जनवरी तक 5,400 करोड़ घोषित आय का लगाया पता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। काले धन को गैर कानूनी तरीके से ठिकाने लगाने की हुई कोशिश। मिस्र में लगा 3 महीने का आपातकाल, 2 बम धमाकों में 45 से ज्यादा की मौत। आईएस ने ली हमलों की जिम्मेदारी। और महिला हॉकी विश्व लीग राउंड 2 के फाइनल में भारतीय टीम, फाइनल में चिली से मुकाबला। सेमीफाइनल में बेलारूस को 4-0 से दी मात। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मीडिया मंथन। नमस्कार।